Hello dear students, I'm Ajay Karmarkar. Before starting this video, I would like to say something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, then note it and proceed further. And although you have facing any problem or difficulties, please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you. Hello dear students, हम लेक्चर थर्ड कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपने पोटेंशियल और करंट को अलग अलग समझा था। इस बार हम करंट और पोटेंशियल दोनों को कोरिलेट करते हैं। सर जॉर्ज साइमन ओम्स ने ये देखा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते चलते हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ते चलता है। तो एक ग्राफ से हम इसको समझते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर। ये अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते चलेंगे तो करंट भी बढ़ते चलेगा। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। याद रखिए, जब ग्राफ हम बनाते हैं तो किन चीजों के बीच में बनाते हैं, एक्स और वाई। तो यहां पर सबसे पहले इंडिकेट करना पड़ेगा ग्राफ बनाते समय कि कौन सा एक्सिस क्या है। तो जैसे यहां पर हमने आई लिया है, यहां पर हमने वी लिया है, वाई एक्सिस को हमने वी कंसीडर किया है। और ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या शो करता है, ये स्लोप वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, लेकिन इसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू समझ लेते हैं v बाय आई। ये आया कैसे, जरा यहां देखते हैं अपन। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। फिजिक्स में एक और रूल है कि प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है, एक चीज बढ़ने के साथ साथ में दूसरी बढ़ती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बढ़ती। उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं। यहाँ कांस्टेंट यहाँ पर लेंगे r, और ये r होता है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आप रेजिस्टेंस से वाकिफ होंगे कि रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस का हम यूं बोल सकते हैं कि एक इम्पीडेंस है, एक इम्पेड है, एक अवरोध है, एक रुकावट है या ऑब्स्टेकल है। इस प्रकार से हम समझ लेते हैं। अब ऑब्स्टेकल कैसे, जैसे एक पाइप में से पानी जा रहा है तो एकदम कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा, उसके सरफेस से कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा ना। उसी प्रकार से चार्ज जब किसी कंडक्टर में से जाता है तो एकदम डायरेक्ट नहीं जाएगा, उसमें कुछ उसकी उसको भी फ्लो को रोकेंगे, उसके दूसरे पार्टिकल रोकेंगे। तो वो जो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू है उसका नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो है ओम्स। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या चीज है। तो सबसे पहले हम स्लोप को समझते हैं कि इसको स्लोप है और ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा। आप 11th क्लास में ग्रेडियंट नाम से एक वर्ड आएगा स्ट्रेट लाइन का, ये ग्रेडियंट, इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे कि ये रेशो, किसी भी स्लोप को हम इस रेशो से डिनोटेड करते हैं। अब आप खुद देखिए कि पोटेंशियल जैसे जैसे ज्यादा हो और करंट की क्वांटिटी कम हो, अगर बाय द वे ऐसा हो पोटेंशियल खूब ज्यादा हो करंट बहुत कम जा रहा हो, इसका मतलब क्या है। हम इसको अपने शब्दों में ऐसा समझते हैं कि अगर पोटेंशियल खूब हो और करंट कहीं रुक रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अपने को अगर कम है, इसका मतलब पोटेंशियल की कम क्वांटिटी भी, कम क्वांटिटी होने पर भी अपने को करंट ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर देखिए कि यहां पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है। न्यूमरेटर अगर कम होता है इसका मतलब रेजिस्टेंस भी घट रहा है, और यहां पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस अपना क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा। अब हम इसको आगे की समझते हैं, आगे की बात। तो रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो हम आगे समझते हैं। चलिए, अब हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। जो रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको मैंने बताया कि एक अवरोध होता है, एक ऑब्स्टेकल होता है। क्योंकि क्या होता है कि जितना चार्ज जिस कंडक्टर में से जाता है, अगर उसको इजी वे में, इजी गोइंग अगर उसको पास होने देता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। और इसकी बाधा ज्यादा होती है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है, वहां ज्यादा है। तो इसी प्रकार से आप खुद यहां देखिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी, कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप देखो ये कंडक्टर है, इसको कंडक्टर का मतलब वायर। तो यहां पर ये जो कंडक्टर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। R इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए। ठीक है, और अगर हम इन्हें कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं तो आर इक्वल टू रो। यहाँ रो का क्या मतलब है? रो का मतलब होता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी में मटेरियल अगर सेम हो तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। ये मटेरियल दर मटेरियल ये रजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से, वो ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस की ये रजिस्टिविटी की यूनिट अलग होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट अलग होती है। तो इसकी यूनिट कैसे होगी वो भी देख लो। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। इसका सिंबल ऐसा है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की रजिस्टिविटी की यूनिट कैसी होगी? यहाँ देखिए ओम, ये मीटर स्क्वायर और अपॉन मीटर, मीटर एंड वो 1 मीटर कैंसल आउट। तो ओम मीटर ये जो होती यूनिट रेजिस्टिविटी की होती है। तो ध्यान रखिए, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि इस मटेरियल को, या मान लीजिए एक वायर को अगर मोड़ दिया जाए, टर्न कर दिया जाए, या उसकी लेंथ को बड़ा कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? तो रेजिस्टिविटी में ऑप्शन में अगर दे देंगे नो चेंज, तो आपका साइन होना चाहिए, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो नो चेंज, क्योंकि रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस बदलता है। चलिए, यहां पर ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट जो आप फिजिक्स की लैब में करेंगे, मैं उसका आप सर्किट डायग्राम समझा देता हूं। सबसे पहले सिंबल को भी समझ लीजिए। यहाँ जो बड़ा बार है वो पॉजिटिव को शो करेगा, और जो छोटा बार है वो नेगेटिव साइन को शो करेगा। मतलब जो सेल होता है उसमें इस प्रकार से पॉजिटिव, और ये जो शेल होती है वो नेगेटिव होती है। उसी प्रकार से ये आपका सेल है। इस सेल को इस कनेक्ट किया जाता है एमीटर, और दूसरा से एंड जो है ये एमीटर से। तो एमीटर का सिंबल होता है ए, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के पैरेलल वोल्ट मीटर लगाते हैं। ध्यान रहे, एमीटर जो लगता है वो सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर जो लगता है वो पैरेलल लगता है। इसके बाद की है, और की के बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का एंड नेगेटिव सिरे से किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले रियोस्टेट, रियोस्टेट कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ एक वायर की कॉइल होती है, ऊपर प्लग होता है, यहाँ पर एक साइन, यहाँ पर एक पॉजिटिव, और यहाँ पर स्टेन का एक नेगेटिव, इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। और इस प्रकार से इसको आगे पीछे खसकाया जाता है। अब इसको आगे पीछे खसकाने से रेजिस्टेंस जो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो रीडिंग्स, जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस, इसकी जो रीडिंग है मीटर की और वोल्ट मीटर की, वो बदली हुई रहेगी। और इसे हम ग्राफ से एमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग दोनों हम इस प्रकार से ग्राफ से निकाल सकते हैं। और हमें कुछ ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं मिलेगा, हमें ग्राफ कुछ कंडीशन के कारण हमें कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा। जो एक्चुअल होता है ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, क्योंकि कुछ चीजें हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, कुछ चीजें हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो इस प्रकार से एक बार सर्किट डायग्राम ध्यान से रखें, ध्यान से इसको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ताकि आप लोग लैब में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इस प्रकार से अरेंजमेंट आपको करने में सुविधा होगी। तो आप फिर से समझ गए, सेल का पॉजिटिव यहाँ मीटर से कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, साथ में एक रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के साथ वोल्ट मीटर पैरेलल लगाते हैं, सीरीज में वोल्ट मीटर नहीं लगाते हैं, ये बात ध्यान रखें। और उसके बाद की रहेगी। देखिए की क्यों लगाते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि की लगाने से ये कंट्रोल हो जाता है। अपने को जब चालू करना हो रीडिंग, बीच बीच में अपने को चालू और बंद करना पड़ती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस में कुछ हीटिंग इफेक्ट भी होता है, जिसके कारण रीडिंग चेंज हो सकती है। तो इस वजह से हमें यहाँ की लगाना पड़ती है, और ये रियोस्टेट, अलग अलग रियोस्टेट में चेंज करके हम रीडिंग नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए एक वायर है, कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दें, तो जाहिर सी बात है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पता है ना आप लोगों को? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये लेंथ है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो ये जाहिर सी बात है कि पतला हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम वॉल्यूम के फॉर्मूले से, कि हमने वॉल्यूम तो चेंज करना नहीं है, तो हमने इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इसे तो सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, पर अभी हम पाई आर की बात, रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटू एल, ये भी वॉल्यूम का फॉर्मूला है। वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे हो गया ये? एरिया मतलब दो साइड का प्रोडक्ट होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ और तीसरी हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज द वॉल्यूम। तो ये इनिशियल केस में ए वन एल वन है, और ये ए टू एल टू है।
अब हमने क्या करना है कि लेंथ को डबल कर देना है। लेंथ को डबल कर दिया मतलब आपका L2 ट्वाइस L1 हो गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो A1 L1 A2 और ये हो गया आपका 2L1। L1 L1 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा A1 का आधा, मतलब हाफ हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें क्या चेंज होगा वो भी देख लेते हैं। तो चलिए R1 इक्वल टू अपना R जो फार्मूला है रो इंटू L बाय ए। तो R1 अपॉन R2 रो, यहां पर हो गया L1 A1 रो L2 A2। रो रो कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल हो गए? क्योंकि रजिस्टिविटी सेम होती है सेम मटेरियल के लिए। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन A1 इंटू अपॉन ऑफ अपॉन रेसिप्रोकल हो जाएगा। A2 ऊपर चला गया और L2 नीचे आ जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर L1 तो एज इट इज है, A1 भी एज इट इज है, A2 हमने निकाल लिया है A1 का आधा, और L2 कितना हो गया है, L2 अपना ट्वाइस L1। L1 L1 cancel out, A1 A1 cancel out, then R1 upon R2 equal to 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि R2 equal to 4 times of R1। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट आप ध्यान भी रख सकते हो, बहुत काम की चीज है, क्योंकि जैसे ही आपने लेंथ बढ़ा दी तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया अगर अपन डबल करते हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ में आ गया होगा आपको। इसी से कुछ फार्मूला बन जाए, इसमें से बहुत सारी बातें बन सकती है। अब मान लें तिगुना कर दिया जाए, चलिए तिगुना कर दिया जाए। हाँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये तिगुना कर दिया, ये तिगुना कर दिया, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, फार्मूला वैसा की वैसा ही चल रहा है। यहाँ पर इसको तिगुना कर दिया, ये 3 हो गया, तो ये 9 हो गया। और ये आपका फिर से अगर 3 टाइम्स हो गया तो ये 9R1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये R जो है नया वाला R n स्क्वेयर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, दुगना था तो 4 हो गया, तिगुना था तो 9 हो गया। इस प्रकार से ये n स्क्वेयर R1 हो जाएगा R2। ठीक है, तो एक फार्मूला बन गया, और ऐसा ही फैक्ट आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन करने के लिए काम का होगा। अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस हमने यूज किए थे उन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशंस देखते हैं। अब अगर हम इन रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा लेते हैं क्या होगा, इन रेजिस्टेंस को पैरेलल लगा लेंगे तो क्या होगा, इसका फार्मूला। इन पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल भी है, और जाहिर सी बात है कि अगर पोटेंशियल लगा है तो करंट का फ्लो होगा। तो सीरीज में जब करंट फ्लो होता है तो करंट एक जैसा रहता है, और पैरेलल में जब करंट जाता है तो वो करंट बढ़ जाता है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन पोटेंशियल वहां पर सेम होता है क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो ये दो बातों का फिर से ध्यान रखना है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू एक जैसी रहती है, करंट चेंज नहीं होता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एक जैसा रहता है लेकिन करंट बढ़ जाता है। ठीक है ना, जैसे एक पाइपलाइन में से पानी जा रहा है, और पाइपलाइन में से पानी जा रहा है और उस पानी को हमने बांट लिया एक दो तीन भागों में, तो पानी की क्वांटिटी, उसकी फ्लो की क्वांटिटी तो बदल जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से करंट बदल जाता है कब, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट एक जैसा रहता है, लेकिन यहाँ पर भी पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल अलग होगा, और यहाँ पर भी पोटेंशियल अलग होगा। अब पोटेंशियल अलग अलग होगा लेकिन इन तीनों का सम इस पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि जो मेन सोर्स है, पानी की एक बड़ी टंकी है, उसमें से अगर आपने पानी बांटा है तो पानी एक्स्ट्रा तो आएगा नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल, हम इसका नाम दे देते V1, इसका नाम दे देते V2, इसका नाम दे देते V3। तो इन तीनों का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, अगर कोई लॉस नहीं होता है तो, कंडक्टर में कोई हीटिंग इफेक्ट और ये मान के चले, निगलेक्ट कर ले, तब क्या होता है कि ये पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है ना, ये फार्मूला है अपना। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, I, क्योंकि करंट तो सेम है, करंट में तो कोई तब्दीली नहीं ना। अब रेजिस्टेंस अपना ये हो गया I R1।
I R2, I R3. इसी प्रकार से I गेट कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3. V by I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. और V by I क्या होता है? हमें पता है V by I जो है वो रेजिस्टेंस होता है. तो ये रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन. अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर. जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि करंट बढ़ जाता है, लेकिन ये करंट बढ़ने के बावजूद ये I1, I2, I3 इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? मेन जो करंट लाइन में जा रहा है, जो कनेक्ट हो रहा है, उस करंट के इक्वल होगा. पोटेंशियल जाहिर सी बात है, पोटेंशियल पैरेलल में है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है. तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3. ठीक है. अब I को हम क्या लिख सकते हैं? I1 को क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू V बाय R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो V तो आपका सेम है, यहाँ R1 V बाय R2 V बाय R3. अब यहाँ से V कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3. और ये V नीचे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. अब आप यहाँ देखिए, V बाय I अगर R हो तो I बाय V क्या हो जाएगा? 1 बाय R. ठीक है ना? रेसिप्रोकल हो गया है. तो 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3. तो आप समझ गए कि पैरेलल अगर रेजिस्टेंस होते हैं तो रेजिस्टेंस जो नेट रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस घट जाता है. ठीक है. अगले सेगमेंट में मैं आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, for your success, all the credit goes to your hard work. But if my video will help for your success, then I will consider myself lucky. Thank you once again. Take care. Bye bye.